इश्क की डोर पार्ट 13। पिछले भाग में हमने देखा सभी के पुराने गानों पर डांस ने संगीत में जान डाल दी थी। अब आगे। रात के 2 बज चुके थे। संगीत की हलचलें अब थम चुकी थी। अब सब अपने अपने रूम में सोने जा चुके थे। कई चेहरों पर मीठी नींद का साया था तो कई आंखों से नींद कोसों दूर थी। तिथि चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटी थी। मन ही मन सोच रही थी, बस कुछ ही घंटे में मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। बेटी से बहू, लड़की से जीवन संगनी, सब कुछ एक ही दिन में। वहीं विद्युत अपने कमरे की बालकनी में खड़ा मुस्कुराते हुए सोच रहा था, जिसे दिल से चाहा, जो ख्वाबों में थी, वो आज सच में मेरी होने जा रही है। बस कुछ ही पल और। लेकिन इस शांत रात में कोई और भी था, जिसके दिल में एक अलग ही दुख था। स्थिति, जो तिथि के साथ उसी कमरे में थी, मन ही मन सोचती है कि अब सब बदल जाएगा। अब घड़ी ने 4 बजा दिए थे। स्थिति बिस्तर से उठकर चुपचाप बाथरूम में गई और नहा धोकर नीचे रिसेप्शन पर पहुंची और धीमे स्वर में पूछा, जो मैंने मंगवाया था वो आ गया क्या? रिसेप्शनिस्ट ने एक टोकरी आगे बढ़ाई और मुस्कुराते हुए बोली, मैम, जैसा आपने कहा था वैसा हूबहू नहीं मिल पाया, लेकिन जो आया है वो इस शादी के लिए एकदम परफेक्ट है। स्थिति ने नम्र मुस्कान के साथ टोकरी ली और कहा, थैंक यू फॉर योर ग्रेट हेल्प। पर वो वापस कमरे में नहीं गई ताकि तिथि की नींद में कोई खलल ना पड़े। वो होटल के कॉरिडोर के आखिरी सिरे पर बालकनी में कुर्सी पर बैठ गई। धुंध से ढकी पहाड़ों की सुबह, सर्द हवा का बहाव और उस ठंड में कुर्सी पर बैठी स्थिति, हाथ में था धागा और सुई और टोकरी में रंग बिरंगे फूल। वो खुद विवाह की वरमाला बना रही थी, हर फूल को प्यार से पिरोते हुए, जैसे हर पंखुड़ी में तिथि और विद्युत के रिश्ते की भावना भर रही हो। वो मन ही मन कहती है, ये शादी जितनी सादगी से हो रही है उतनी ही यादगार भी होनी चाहिए। पीछे से किसी की बातचीत की आवाज़ आई। ठंडी हवा में सिरहरते हुए अथर फ़ोन पर बात करते हुए बालकनी की ओर आया। बात खत्म कर जैसे ही उसने नज़र घुमाई, उसकी आंखें स्थिति पर टिक गई। गुलाबी कुर्ते में बैठी स्थिति, फूलों की माला बनाती हुई, उसकी शांत मुस्कान, ध्यानमग्न चेहरा और फूलों की महक सुबह को और खूबसूरत बना रहा था। अथर कुछ पल उसे देखता, फिर हल्के अंदाज में बोला, इतनी सुबह और इतनी ठंड में तुम ये क्या कर रही हो? आज अथर ने सफ़ेद रंग का कुर्ता पजामा पहना था, सादा लेकिन असाधारण आकर्षक से भरा। स्थिति मुस्कुराकर बोली, ओह माय गॉड, उठते ही तुम इतने स्मार्ट कैसे लग रहे हो, बड़ा ग्लो। अथर उसके बगल में बैठ गया और हंसते बोला, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। वैसे मैं ऑल टाइम हैंडसम हूँ, पर तुम ये सब क्या कर रही हो? स्थिति आंखों में चमक लिए कहती है, दीदी और जीजू के लिए वरमाला बना रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो दोनों जिस माला से एक अटूट रिश्ते में बंधे, वो मेरे हाथ से, मेरे दिल से बनी हो। क्योंकि अब तो दी। इतना कहकर वो रुक गई और फिर से फूल पिरोने लगी। अथर ने उसकी अधूरी बातों में छिपे जज्बात को समझ लिया। फिर एक और रखी हुई सुई और धागा उठाया और माला बनाते हुए बोला, सिर्फ तुम ही क्यों अपना प्यार दो, मैं भी उनके इस बंधन में अपना प्यार दूंगा। दोनों मुस्कुराते हुए माला बनाने में लग गए। धीरे धीरे सब उठ चुके थे, तैयार होने लगे थे। सभी महिलाओं ने रंग बिरंगी साड़ियाँ पहनी थी। पुरुषों ने उनसे मेल खाते कुर्ता पजामा, एक रंग, एक दिल, एक रिश्ता दर्शाते हुए। रसिका ने पहनी थी पीले रंग की बनारसी साड़ी, जिसमें वो सचमुच सूरजमुखी सी प्यारी लग रही थी। अथर ने पहना रॉयल ब्लू कलर का कोट पैंट, जिससे उसकी शख्सियत और भी उभर कर आई। सभी तैयार होकर नीचे लॉबी में पहुंच चुके थे, सिवाय तिथि, स्थिति और विद्युत के। अथर अपनी घड़ी की ओर देख रहा था, अब तक क्यों नहीं आए तीनों? तभी रसिका अथर के पास आई और ठिठोली करते हुए बोली, कैसी लग रही हूँ मैं? अथर अपनी उलझन में बिना देखे बोला, अच्छी लग रही हो। रसिका शरारती अंदाज में बोली, बिना देखे कैसे पता चल गया? अथर बोला, यार रश, आई एम बिजी। उसे देखकर रसिका थोड़ी उदास हो गई और रसिका को इग्नोर करते हुए अथर विद्युत को बुलाने चला गया। तभी अथर की माँ रसिका के पास आकर मुस्कुराकर बोली, रसिका, इसकी बात का बुरा मत मानना, ये ऐसा ही है।
उन्होंने अपनी आँख से थोड़ा सा काजल निकालकर रसिका के कान के पीछे लगाया और कहा, बहुत प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। रसिका भावुक होकर उन्हें गले लगा लेती है। वहीं अथर्व जैसे ही विद्युत के रूम का दरवाज़ा खड़खड़ाने वाला ही था कि साइड से किसी के तेज़ी से चलने की आवाज़ आती है, और जैसे ही उसने आवाज़ की दिशा में अपनी नज़र घुमाई, सामने से आ रही थी स्थिति, क्रीम कलर की साड़ी में, अपने बालों में गजरा लगाने की कोशिश करते हुए। साड़ी में स्थिति को देख अथर्व भूल गया था कि वो ऊपर क्यों आया था। स्थिति अथर्व को देख सवालिया निगाहों से पूछती है, सब आ गई क्या? मैं ही लेट हो गई क्या? अथर्व था जो जवाब ही नहीं दे रहा था, बस उसे ही देखे जा रहा था। इससे पहले स्थिति कुछ कहती, विद्युत के रूम का दरवाज़ा खुला और विद्युत स्थिति और अथर्व को अपने रूम के बाहर खड़ा हुआ देख पूछता है कि सब आ गए क्या? विद्युत की आवाज़ सुनते ही अथर्व होश में आकर कहता है, हाँ, क्या कह रहे थे भैया आप? स्थिति को थोड़ा परेशान देख विद्युत कहता है, क्या हुआ स्थिति, इतना परेशान क्यों हो? स्थिति कहती है, क्या बताऊं बड़ी, ये गजरा लगने का नाम ही नहीं ले रहा। विद्युत कहता है, रुको मैं हेल्प करता हूँ। स्थिति कहती है, यस प्लीज़ हेल्प ना। जैसे ही विद्युत स्थिति का गजरा लगाने ही वाला था कि तिथि अपना लगेज लेकर बाहर हड़बड़ी में आते हुए कहती है, चलो जल्दी हम लेट हो जाएंगे, और तेज़ रफ्तार में विद्युत का हाथ पकड़कर चलने लग जाती है, जिसे देख स्थिति, अथर्व और विद्युत हंसने लगते हैं। तभी स्थिति कहती है, आप चलो जल्दी, मैं आती हूँ। तिथि और विद्युत ठीक है कहकर नीचे चले जाते हैं। मंदिर तक जाने के लिए अथर्व ने 10-12 कार बुक की थी। नीचे सभी तिथि और विद्युत के साथ गाड़ी में बैठ जाते हैं। क्योंकि स्थिति और अथर्व को आने में टाइम लग रहा था, तो दादाजी अथर्व को कॉल करके कहते हैं, अथर्व तुम स्थिति को लेकर आ जाना, हम निकल रहे हैं, और क्योंकि वहाँ जाकर तैयारी भी देखनी है। अथर्व ठीक है कहकर फ़ोन रख देता है। अथर्व स्थिति के कमरे के दरवाजे पर खड़ा कहता है, और कितना टाइम मिस ऋषिकेश? स्थिति कमरे में इधर उधर भागते हुए कहती है, अरे मैंने वरमाला कहाँ रख दी, मिल ही नहीं रही है। अथर्व स्ट्रेस से भरी हुई स्थिति का हाथ पकड़ते हुए कहता है, रिलैक्स, पहले गहरी सांस लो, और माला ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो मैंने कार में रखवा दी है ऑलरेडी। स्थिति गहरी सांस लेते हुए कहती है, ओह थैंक यू सो मच, चलो अब जल्दी चलो, हम लेट हो रहे हैं। अथर्व धीरे से स्थिति के पास आता है और स्थिति को हल्की मुस्कान के साथ शीशे के सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा करता है। स्थिति चुपचाप बैठ जाती है। उसका चेहरा शीशे में दिख रहा होता है, थोड़ा उलझा हुआ, सवालों से घिरा हुआ। अथर्व उसके पीछे खड़ा होता है, हाथों में गजरा लिए। धीरे धीरे बड़े प्यार और सहजता से वो उसके बालों को संवारता है और फिर गजरे को उसके बालों में लगाता है। स्थिति जो शीशे में एक टक अथर्व को देख रही थी, सोचती है, ये मिस्टर पार्किंग को क्या हुआ है, बड़ा अलग बिहेव कर रहा है। गजरे की खुशबू कमरे में फैली थी और शीशे में स्थिति की नज़रें अथर्व की आंखों से टकराती है। कुछ ही पल के लिए सब कुछ थम सा गया था। अथर्व मुस्कुराते हुए कहता है, अब ठीक लग रही हो, बिल्कुल वैसी जैसे। अथर्व बोलते हुए चुप हो जाता है। स्थिति सवालिया निगाहों से पूछती है, जैसे? अथर्व गहरी सांस लेते हुए स्थिति के सामने बैठकर कहता है, तुम स्ट्रेस मत लो, आई नो आज के बाद चीज़ें बहुत चेंज हो जाएगी। अब तक जिस बहन को तुम हर पल अपनी नज़रों के सामने देखती थी, अब वो तुम्हारी नज़रों के सामने नहीं होगी। बट ट्रस्ट मी, भाभी मेरे लिए माँ समान है, और अब उनकी खुशियों की जिम्मेदारी मेरी। अथर्व की बात सुन स्थिति मुस्कान के साथ सर हाँ में हिलाकर कहती है, चलो हम लेट हो रहे हैं। दोनों अब गाड़ी में बैठ जाते हैं और मंदिर की तरफ निकल जाते हैं। अब सभी मंदिर पहुंच जाते हैं और कुछ ही देर में पीछे से अथर्व और स्थिति भी आ जाते हैं। सूरज की हल्की रोशनी भर से ढके पहाड़ों पर पड़ती है। वातावरण में एक शांति थी, जैसे प्रकृति भी शुभ दिन की साक्षी बनने के लिए ठहर गई हो। यह वही स्थान था जहां भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। त्रियुगी नारायण मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट प्रेम की साक्षी इस जगह का हर पत्थर, हर कण पवित्रता से भरा था। यह स्थान आज तिथि और विद्युत के मिलन का साक्षी बनने जा रहा था। मंदिर प्रांगण में आंगन के मध्य एक अखंड धुनी जल रही थी। वहीं पवित्र अग्नि जो जब
से बिना बुझे जल रही है जब से भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। चारों ओर मंत्रों की गूंज थी। हवा में चंदन, कपूर और गुलाब की खुशबू थी। हर कोई पारंपरिक वेशभूषा में श्रद्धा और आनंद से भरा हुआ था। पंडित जी सबसे पहले सभी को मंदिर के पीछे स्थित 3 पवित्र कुंडों, रुद्र कुंड, ब्रह्मा कुंड और विष्णु कुंड की ओर ले गए। ये वही जलाशय था जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती ने विवाह से पूर्व स्नान किया था। सबसे पहली रस्म में विद्युत और तिथि दोनों श्रद्धा से जल में उतरे। सबसे पहले रुद्र कुंड में स्नान किया, जो शक्ति और तपस्या का प्रतीक था। फिर ब्रह्मा कुंड, जो सृजन और ज्ञान का प्रतीक था। अंत में विष्णु कुंड, जो पालन और प्रेम का प्रतीक था। दोनों ने आंखें बंद कर प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारे इस मिलन को अपने प्रेम से जोड़ दो। हमारे जीवन में सदैव सात्विकता, धैर्य और समर्पण बना रहे। स्नान के पश्चात तिथि और विद्युत अपने अपने कमरे की ओर बढ़ गए। तिथि और रसिका तिथि को तैयार कर रहे थे। तिथि ने पहनी थी गहरे लाल रंग की रेशमी साड़ी, जिस पर बारीक सुनहरी कढ़ाई थी, शुद्धता, शक्ति और समर्पण का प्रतीक। माथे पर लाल बिंदी, गले में रॉयल नेकलेस, लंबे झुमके, मांग टीका और कान से जुड़ी बड़ी सी नथ। बालों को नीटली पार्टेड करके बांधा गया था और आंखों में आत्मविश्वास और करुणा झलक रही थी। वहीं दूसरी तरफ अथर्व और फूफा जी विद्युत को तैयार कर रहे थे। विद्युत ने पहना था ऑफ वाइट सिल्क कुर्ता, जिस पर हल्की सुनहरी एम्ब्रॉयडरी थी और हाथ में घड़ी, और उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान उसके लुक को और आकर्षक बना रही थी। जैसे ही विद्युत और तिथि तैयार होकर एक दूसरे के सामने आई, तभी स्थिति अपनी साड़ी का पल्ला तिथि के मुंह के सामने लगा देती है ताकि विद्युत उसे देख ना पाए, और स्थिति मजाक के अंदाज में कहती है, अगर आपको हमारी प्यारी दीदी को देखना है तो उनके लिए पहले 2 लाइनें सुनाइए, तभी आप उनको देख सकते हैं। स्थिति की बात सुन रसिका भी कहती है, हाँ भैया, 2 लाइन तो बनती है इतनी सुंदर भाभी के लिए। विद्युत मुस्कुराकर कहता है, ज़रूर, क्यों नहीं। विद्युत आंखों में प्यार और स्वर में मिठास भर कहता है, तू भागीरथी सी चंचल, मैं अलकनंदा सा शांत प्रिय, जब संगम हो हमारा तू बने गंगा, मैं तेरा घाट प्रिय। विद्युत की इन लाइन को सुन तिथि की आंखों में नमी के साथ प्यार की चमक आ जाती है। तिथि विद्युत की लाइन सुन कहती है, अब इस संगम को रोकने वाली मैं कौन होती हूँ, देख लो आप अपनी प्रिय को। तभी अथर्व कहता है, ये तो चीटिंग है, अब भाभी को भी तो भैया के लिए कुछ कहना होगा ना। तभी फूफा जी बोले, हाँ भाई, तिथि बेटा, अब तुम्हारी बारी। तिथि मुस्कुराते हुए कहती है, तू अलकनंदा सा हो जा, मैं भागीरथी हो जाऊं, करके खुद को तुझ में समर्पित, फिर मैं गंगा हो जाऊं। फूफा जी कहते हैं, अब तो हमारे पास कोई शब्द ही नहीं बचे, तुम दोनों का एक दूसरे की तरफ समर्पण दे। तिथि और विद्युत एक दूसरे को दूल्हा दुल्हन के रूप में सजा देख शांत मुस्कान के साथ मुस्कुराते हैं, मानो इस पल की खुशी दोनों आंखों में बयां कर रहे हो। मंदिर के गर्भगृह से बाहर एक सुगंधित माहौल था। पंडित जी ने घंटी बजाकर सभी देवी देवताओं का आह्वान किया। पंडित जी बोले, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले श्री गणेश जी की पूजा अनिवार्य होती है। इसके बाद कलश स्थापना की गई और संकल्प लिया गया कि आज का यह विवाह संपूर्ण ब्रह्मांड के साक्ष्य में होगा। दंपति को मंदिर की पवित्र अखंड धूनी के पास लाया गया, जो सदियों से अनवरत चल रही है। विद्युत और तिथि ने दोनों हाथ जोड़कर धूनी को प्रणाम किया और उसमें समिधा अर्पित करते हुए कहते हैं, हे अग्निदेव, इस बंधन को अपनी ऊर्जा से हमेशा जीवित रखना। अब समय था वरमाला का। जब वरमाला थाल में लाई गई तो रसिका हैरान होकर बोली, वाओ, कितनी सुंदर और अनोखी वरमाला है, ऐसी मैंने आज तक नहीं देखी। विद्युत मुस्कुराकर बोला, ये तो अथर्व और स्थिति का प्यार है हमारे लिए, इन्होंने आज सुबह अपने हाथों से बनाई है। अब दोनों अपने हाथ में वरमाला ले खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे की आंखों में देख। जैसे ही तिथि विद्युत के गले में माला डालती है, विद्युत सर झुका लेता है, और जब विद्युत तिथि के गले में माला डालता है तब तिथि अपना सर झुकाकर वरमाला को स्वीकार करती है। ये इशारा था
कि इस रिश्ते में बराबरी और सम्मान होगा। तुम या मैं नहीं, सिर्फ हम होगा। अब सबसे भावुक क्षण आया। तिथि के माता पिता आहिस्ता से आगे आए, आंखों में आंसू और चेहरे पर गर्व लिए। पंडित जी बोले, कन्यादान वो पुण्य है जहाँ माता पिता अपनी सबसे बड़ी अमानत, अपनी बेटी को योग्य वर के हाथों सौंपते हैं। ये त्याग नहीं, विश्वास है। तिथि के पिता ने कपकपाते हाथों से बेटी का हाथ विद्युत के हाथ में रखा और बोले, आज से ये हमारी नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसे वैसे ही सहेजना जैसे हमने किया है। इस क्षण में पूरे परिवार की आंखों में आंसू थे, क्योंकि तिथि परिवार की बड़ी बेटी के साथ साथ सबसे चहेती भी है। विद्युत तिथि के पिता की तरफ सहजता से पलके झपकाते हुए हाँ में इशारा करता है। अब समय था विवाह की मुख्य रस्म का, 7 फेरे। रसिका खड़ी होकर विद्युत और तिथि का गठबंधन करती है। दोनों अब खड़े होकर अखंड धुनी के चारों ओर फेरे लेते हुए हर फेरे के साथ पंडित जी ने वचन समझाए। विद्युत और तिथि ने एक दूसरे की ओर देखा और हाथ पकड़कर हर फेरे को संकल्प की तरह लिया। हम सदैव धर्म और सदाचार जीवन का पालन करेंगे, एक दूसरे के स्वास्थ्य और शक्ति के लिए सहयोगी रहेंगे। दोनों एक साथ इन वचनों को बोल रहे थे। समृद्धि और आर्थिक स्थिरता मिलकर बनाए रखेंगे। सदैव एक दूसरे से प्रेम और सम्मान करेंगे। हम सदैव संतान और परिवार की खुशहाली को बनाए रखेंगे। हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ निभाएंगे। एक जीवन नहीं, अगले सभी जीवन तक साथ रहेंगे। अब बची थी सिर्फ कुछ ही रस्में, सिंदूरदान और मंगलसूत्र। पंडित जी ने ताम्रपत्र पर सिंदूर रखा। विद्युत ने तिथि की मांग में सिंदूर भरा, फिर मंगलसूत्र गले में पहनाया, जो अब तिथि की पहचान बन गया था। तिथि की आंखें नम थी, पर मुस्कान चमक रही थी। पंडित जी बोले, अब ये दोनों जीवन साथी बन चुके हैं। सभी बड़े बुजुर्ग इन पर अपना आशीर्वाद बरसाए। अब विद्युत और तिथि आगे बढ़कर सबसे पहले पंडित जी का आशीर्वाद लेते हैं और फिर एक एक कर घर के सभी सदस्यों का आशीर्वाद लेते हैं। अद्विक जो स्थिति के साइड में खड़ा था, स्थिति से कहता है, दी हमने जूते तो छुपाए नहीं। स्थिति कहती है, अभी नहीं बुद्धू, अभी मंदिर में दीदी और जीजू के नाम से दान दिया जाएगा, फिर भंडारा होगा, उसमें हम सब भी सर्व करेंगे। अद्विक कहता है, हाँ सही कहा, लेकिन फिर जूते छुपाने वाली रस्म कब होगी? स्थिति कहती है, अभी जब हम घर जाएंगे, जब दीदी की विदाई घर से होगी तब, समझे? और हाँ, तब तक ये हम दोनों के बीच ही रहना चाहिए प्लान, ओके? अद्विक हंसते हुए कहता है, यस बॉस। मंदिर में तिथि और विद्युत महादेव और माता पार्वती के दर्शन करते हैं और उनसे अपने आने वाले जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके नाम से दान दिया जाता है और फिर भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें पूरा अवस्थी परिवार और सूर्यवंशी परिवार लोगों को भोज कराता है। इसके साथ सभी पूरे परिवार के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं और सोनप्रयाग में अपने होटल की तरफ बढ़ जाते हैं। आगे क्या होगा जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।